बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और जो है हम लोग इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमने कर लिए हैं लास्ट लेक्चर में, जैसा कि आपने देखा। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 में कहते हैं कैलकुलेट करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द सेल्स इन दिस सर्किट। यहाँ पर आपको एक सर्किट बना हुआ नज़र आ रहा है और इस सर्किट में जो है हमें हर सेल का जो है, दो सेल हैं, यहाँ पर दो बैटरीज़ हैं और इन दोनों बैटरीज़ का जो है हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये सर्किट देखें, इसमें ये एक सेल है जिसकी वोल्टेज है 24 वोल्ट, दूसरा ये सेल है जिसकी वोल्टेज है 6 वोल्ट, और यहाँ पर इन दोनों सेल्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं उनको भी शो किया हुआ है। ये जो 24 वोल्ट वाला सेल है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओहम और ये जो सेकंड सेल है इसकी रेजिस्टेंस है 0.9 ओहम। और यहाँ पर सर्किट के अंदर हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर भी जो है वो लगाया हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस है 8 ओहम। अब क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखें कि इस सेल को कह दिया कि ये E1 है और इस वाले सेल को कह दिया कि ये E2 है। तो E1 सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको कहा स्मॉल r1 और जो E2 सेल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को कहा स्मॉल r2 और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है इसको कहा कैपिटल R। ये वाला सारा डाटा जो है ये हम लिख लेते हैं। ये देखें जी, सारा डाटा लिख लिया कि पोटेंशियल ऑफ सेल E1 जो है उसको हमने V1 कहा है, दैट इज़ 24 वोल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ सेल E1 को हमने स्मॉल r1 कहा, ये है 0.1 ओहम। पोटेंशियल ऑफ सेल E2 को हमने V2 कहा, दैट इज़ 6 वोल्ट। एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेल E2 जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल r2 कहा और ये 0.9 ओहम है। और रेजिस्टेंस इन द सर्किट जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 8 ओहम है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ए एंड बी एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। तो सी एंड डी क्या है, यहाँ पर देखें, ये जो सेल E1 है इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इनको हमने नाम दिया है ए और बी का, और सेल E2 के जो एंड पॉइंट्स हैं इनको नाम दिया है सी और डी का। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने जो है ईएमएफ के टॉपिक में पढ़ा था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देखिए इस वक्त हमारा सर्किट कंप्लीट है, सो इस वक्त जो हमारा वोल्टमीटर मेजर करेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये फार्मूला जो है हम लोगों ने ईएमएफ के आर्टिकल में पढ़ा था, E = V+IR की फॉर्म में हमने इसको पढ़ा था। तो सिंपल हमने क्या किया हुआ है कि IR को दूसरी साइड पर लेकर गया तो वो -IR हो गया। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू EMF ऑफ द सेल माइनस IR। ठीक है, ये फार्मूला जो है हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब ये जो सर्किट है इसमें देखें यूँ लग रहा है कि तीन रेजिस्टेंसेस जो हैं ये सीरीज़ में लगी हुई हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने टॉपिक में भी डिस्कस किया था जब हमने एक सेल और एक रेजिस्टर लगाया हुआ था। तो हमने कहा था कि यूँ लग रहा है कि जैसे ये दो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज़ में लगी हुई हैं, क्योंकि तब एक सेल था, अब दो सेल हैं। सो हम कहेंगे कि ये दो सेल जो हैं इनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस प्लस ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस, तो तीन रेजिस्टेंसेस जो हैं इस वक्त सीरीज़ में मौजूद हैं। तो हमें अगर सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो तीनों रेजिस्टेंसेस को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस R1, R2 एंड R आर इन सीरीज़ देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। कि हमने सिंपल क्या करना है, तीनों की रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पर तीनों की रेजिस्टेंसेस को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9 ओहम। रेजिस्टेंस हमने ले ली, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम जो है इक्विवेलेंट या नेट वोल्टेज की बात करना चाहते हैं, क्योंकि दो सेल है ना, तो हमें देखना है कि जो नेट वोल्टेज है वो कितनी आएगी। अब यहाँ देखें, एक है 24 वोल्ट्स का सेल और दूसरा है 6 वोल्ट्स का सेल। तो अब हमें सोचना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट किस सेल की वजह से होगी, कौन सा सेल है जिसकी वोल्टेज डोमिनेंट है।
तो डेफिनेटली 24 वोल्ट इज़ ग्रेटर देन 6 वोल्ट। सो हमारी जो वोल्टेज है या नेट वोल्टेज जो है फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस करना होगा। अब माइनस क्यों करना होगा, उसकी रीज़न ये है कि ये वाली जो बैटरी E1 है ये करंट को इस वाले एरो हेड की डायरेक्शन में फ़्लो करवा रही है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये वाली जो बैटरी है 6 वोल्ट वाली, ये जो है फ़्लो करवा रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में। और इन दोनों डायरेक्शंस को आप देखें, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक हो गया। तो जब अपोजिट डायरेक्शन है तो डेफिनेटली नेट लेने के लिए या फिर जो हमारे पास रिजल्टेंट है उसको लेने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर ये सेम डायरेक्शन में फ़्लो करवा रही होती तो हमारे पास जो नेट वोल्टेज है वो ऐड होता। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से आता, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करवा रही हैं, सो नेट इफ़ेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट वोल्टेज है वो किस तरह से आएगा, 24 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट। तो ये देखिए नेट वोल्टेज जो है ये फाइंड आउट किया हुआ है, 24 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट इज़ इक्वल टू 18 वोल्ट। तो हमने इस सर्किट की जो है नेट वोल्टेज भी फाइंड आउट कर ली, हमने इस सर्किट की नेट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर ली। इन दोनों को यूज़ करके अब हम इस सर्किट की नेट करंट फाइंड आउट करेंगे यूजिंग ओहम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज़ इक्वल टू आई आर या I इज़ इक्वल टू V ओवर आर ई यहाँ पर जो है R इक्विवेलेंट को शो कर रहा है। तो नेट वोल्टेज की वैल्यू और नेट जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास करंट आती है 2 एम्पियर। ठीक हो गया। चलें जी, अब फर्दर चलते हैं। हमने हमारा बेसिक काम करंट फाइंड आउट करना नहीं था, हमारा बेसिक काम था जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल है ना, उसको हमने फाइंड आउट करना था दोनों सेल्स के लिए। तो चूँकि उसके फार्मूला में I मौजूद था, ये देखें V टर्मिनल इज़ इक्वल टू E माइनस आई आर जो है, सो इसलिए हमें जो है I फाइंड आउट करना था। अब देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E1 को हमने कहा था VAB। ठीक है, और ये बराबर आ जाएगा E1 माइनस IR1। ये उसी फार्मूला को E माइनस आई आर को हमने चेंज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और इसको हमने E की जगह E1 कर दिया क्योंकि फर्स्ट सेल को हमने E1 कहा हुआ है, माइनस IR1 रेजिस्टेंस को हमने R1 कहा हुआ है। सिंपल, अब क्या करें, सारी वैल्यूज़ लगा दें। E1 की वैल्यू 24 वोल्ट गिवन है, I की वैल्यू 2 ओहम हमने फाइंड आउट की, R1 की वैल्यू 0.1 ओहम गिवन है। तो हमारे पास VAB जो है ये बराबर आ जाएगा 23 वोल्ट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारी 24 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज़ हैवियर दैन 6 वोल्ट बैटरी। तो जो हमारा करंट फ़्लो कर रहा है वो बेसिकली उस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा जो कि हमारी डोमिनेंट बैटरी होगी, यानी कि वो इस E1 बैटरी की वजह से फ़्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी फॉर दिस बैटरी। यानी ये जो बैटरी E1 है, इसमें जो करंट का फ़्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा, लेकिन वही करंट जो है इस E2 बैटरी में भी फ़्लो कर रहा है, लेकिन इसमें जब फ़्लो करेगा तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। सो E1 के लिए हम उस करंट को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और E2 के लिए उस करंट को हम नेगेटिव यानी माइनस I कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है कन्वेंशनल करंट से उलट है। सो जब हम वोल्टेज VCD फाइंड आउट करेंगे तो हम फार्मूला के अंदर जो I है उसको माइनस I से रिप्लेस करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2 जो है ये बराबर हो जाएगा VCD और ये बराबर हो जाएगा E2 माइनस IR। ये देखें E माइनस IR के फार्मूले में E की जगह E2 कर दिया माइनस एज इट इज़ है, और I को हमने रिप्लेस कर दिया है माइनस I के साथ, और R की जगह पर अब आ जाएगा R2। वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये आपके पास जो है वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। चलें जी स्टूडेंट्स, अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे किसी कंडक्टर में करंट फ़्लो कर रहा हो तो उसके इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। पहले जो है इस चीज़ को, जब इस चीज़ का नहीं पता था कि करंट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो साइंटिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म को दो सेपरेट ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ते थे, यानी इनको सेपरेटली स्टडी किया जाता था।
लेकिन बाद में देखा गया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी पैदा होता है। ये हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। इस चैप्टर में हमने देखना है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिज़म। तो जब ये देखा गया कि ये दोनों चीज़ें जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनको सेपरेटली स्टडी करने की बजाय फ़िज़िक्स की एक ब्रांच बना दी गई जिसका नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में बेसिकली हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिज़म को, जो कि पैदा होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। और इसमें जो अहम चीज़ है वो है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इफ़ेक्ट है ना कि जो मूविंग चार्ज है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है या मूविंग चार्ज के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आता है। मूविंग चार्ज से मुराद हम करंट भी ले सकते हैं कि जब करंट फ़्लो करता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आता है। इसको सबसे पहले स्टडी किया था प्रोफेसर हैंस ओर्स्टेड ने, ठीक है। और इसको स्टडी करने के लिए उसने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था। हम उस एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर लेते हैं अंडर द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं, कॉपर की हमने ये एक तार ली, ये आपको नज़र आ रही है, और इस वायर को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ। और इस वायर के अंदर हम जो है एक कार्डबोर्ड इंसर्ट कर देते हैं। यूँ समझे कि ये जो पेंसिल है ये एक वायर है और इसके अंदर हम एक कार्डबोर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये एक स्ट्रेट वायर है, ये जो मैंने आपको स्ट्रेट वायर बनाकर दिखाई, और जिस तरह से आपको इसके अंदर ये कागज़ का टुकड़ा लगा हुआ नज़र आ रहा है ना, इस तरह से समझ लें कि एक कार्डबोर्ड जो है वो इसके अंदर इंड्यूस किया गया। और इसके ऊपर ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर कंपस नीडल रखी गई। ठीक हो गया। अब कंपस नीडल क्या होती है, ये बेसिकली एक छोटी सी डिवाइस है, इस तरह से ये गोल शेप की एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके अंदर एक नीडल लगी होती है, और ये जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसने अपने आप को सेट किया होता है। जो अर्थ है इसका अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसका एक अपना नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो अगर ये जो कंपस नीडल है ये किसी मैग्नेट के पास ना पड़ी हो तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन में सेट होती है। तो हम क्या करते हैं कि इन सारी कंपस नीडल्स को हम यहाँ पर जो है डिफरेंट लोकेशंस पर अरेंज कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर ये सर्किट इनकम्प्लीट है, यानी अभी इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो तमाम कंपस नीडल जो है ये अपने जो अर्थ का ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसके नॉर्थ और साउथ में सेट है। लेकिन जैसे ही इसमें करंट फ़्लो करना शुरू करता है तो हम देखते हैं कि ये सारी कंपस नीडल अपने आप को इस तरह से एक सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर लेती हैं, जिससे ये पता चलता है कि अगर इस कंपस नीडल ने डिफ्लेक्शन दी है तो ये डिफ्लेक्शन देती है सिर्फ़ और सिर्फ तब जब मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऑब्ज़र्व ये किया गया कि जैसे ही जो है हम इस करंट को कट ऑफ करते हैं, यानी स्विच को ऑफ़ कर देते हैं, तो कंपस नीडल्स वापस अपनी इस वाली पोजीशन में चली जाती हैं, और जैसे ही हम उनको ऑन करते हैं तो वो सर्कुलर अरेंजमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। और एक और चीज़ ये ऑब्ज़र्व की गई कि जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करो कि ये जो करंट की डायरेक्शन है इसमें कंपस नीडल्स की ये वाले एरो हेड है, ये जो मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ, यानी यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऐसे एरो हेड आ रहे हैं, ठीक है, जब करंट की ये डायरेक्शन थी। तो ऑब्ज़र्व किया गया कि जैसे ही हम बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये डायरेक्शन बना देंगे। जैसे ही बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स होती है, ये जो नीडल्स हैं इनकी डायरेक्शन भी जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए जो कि कुछ ये हैं। सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है इन द रीजन अराउंड अ करंट कैरिंग फील्ड, कि जब भी हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आता है, कोई करंट कैरिंग वायर आती है जिसमें करंट फ़्लो कर रहा है, तो उसके इर्द गिर्द फ़ौरन से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। दूसरी बात ये कि अगर हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक स्ट्रेट वायर है, अब कंडक्टर्स की बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं जो
हम नेक्स्ट जाके देखेंगे। अगर हमारा कंडक्टर स्ट्रेट वायर है तो इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो सर्कुलर होंगी, ठीक है, वो सर्कल्स की फॉर्म में होंगी। नेक्स्ट बात ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ़ और सिर्फ तब तक रहता है जब तक करंट फ़्लो करता रहता है। जैसे ही करंट फ़्लो करना स्टॉप करता है मैग्नेटिक फील्ड भी स्टॉप हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा है, कितना ताकतवर है, ये चीज़ कंडक्टर के नज़दीक ज़्यादा होगी। नियर द कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम इस कंडक्टर से अवे मूव करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ फाउंड बाय राइट हैंड रूल। के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आप कंडक्टर को, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ें कि जो आपका थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करे। जैसे ये देखिए, ये जो थंब है ये इस डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है। आपने क्या करना है, कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ना है इस तरह से कि जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करे। तो जो आपकी कर्ल्ड फिंगर्स हैं उनकी जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। जैसे अगर करंट यहाँ पर डाउनवर्ड होता तो थंब जो है वो डाउनवर्ड होता, तो साथ ही जो है फिंगर्स की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जैसे ही करंट रिवर्स करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। बाकी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।